जब सरहदें मिटी और शुरू हुआ एक नया अध्याय। ये जंग जमीन की नहीं थी, ये जंग हौसले की थी। पीछे हटने का आदेश नहीं है साहब, सामने दुश्मन है। तो क्या हुआ? हिंदुस्तान किसी के बाप से नहीं डरता। आगे बढ़ते रहो। ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं थी, ये लड़ाई निभाने के लिए थी। कुछ लड़ाइयां इतिहास में नहीं, सीधे दिल में लिखी जाती हैं। 1971 की शुरुआत में भारत की सीमाओं पर जो दिखाई दे रहा था वह केवल तारों और चौकियों की सख्त रेखाएं नहीं थीं, बल्कि एक ऐसा मानवीय संकट था जिसने पूरे उपमहाद्वीप की आत्मा को झकझोर दिया था। क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से बहकर आते लाखों शरणार्थी केवल अपने शरीर नहीं बल्कि अपने पीछे जले हुए गांवों की राख, टूटी हुई मस्जिदों और मंदिरों की दीवारें और उन रातों की दहशत लेकर आ रहे थे जिनमें सत्ता ने बंदूक को भाषा बना लिया था। दिल्ली में सत्ता के गलियारों में यह संकट केवल आंकड़ों की फाइल नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रश्न बन चुका था जिसका उत्तर टालना अब असंभव हो गया था। क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जानती थीं कि इतिहास कभी यह नहीं पूछता कि युद्ध क्यों टाला गया, वह यह पूछता है कि अन्याय के समय कौन खड़ा रहा और कौन चुप रहा। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य शासन द्वारा चलाया गया दमन कोई अचानक भड़की आग नहीं था, बल्कि वर्षों से जमा होता हुआ वह जहर था जिसने अंततः पूरे क्षेत्र को जलाना शुरू कर दिया था। और जब सत्ता ने अपने ही नागरिकों को दुश्मन मान लिया, तब हिंसा केवल रणनीति नहीं बल्कि नीति बन जाती है, जहां आदेश ऊपर से आता है और नीचे केवल चीखें बजती हैं। भारतीय सीमाओं पर बने अस्थायी शिविरों में बैठे बच्चे, जिनकी आंखों में उम्र से पहले थकान उतर चुकी थी, इस बात का प्रमाण थे कि यह संकट अब केवल पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं रह गया था। और यही वह क्षण था जब भारत के सामने युद्ध नहीं बल्कि हस्तक्षेप और पलायन के बीच चुनाव खड़ा था। उसी समय भारतीय सेना की एक अग्रिम इकाई, जिसे पूर्वी मोर्चे की संभावनाओं के लिए तैयार किया जा रहा था, अपने कैंप में बैठी आने वाले आदेशों का इंतजार कर रही थी। और उसी यूनिट में एक अधिकारी था जिसकी आंखों में अनुशासन के साथ साथ वह बेचैनी भी थी, जो हर उस सैनिक के भीतर होती है जो जानता है कि युद्ध केवल नक्शों पर नहीं लड़े जाते, वे इंसानों के भीतर लड़े जाते हैं। यह अधिकारी न तो भाषणों में विश्वास करता था और न ही युद्ध को रोमांच समझता था, लेकिन वह यह जरूर समझता था कि जब सीमा के उस पार सत्ता पागलपन में बदल जाए, तब शांति केवल ताकत से ही बचाई जा सकती है। और यही सोच उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय दबावों से घिरी हुई थी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के सैन्य शासन को रणनीतिक सहयोगी मान रहा था। चीन अपनी चालें चुपचाप चल रहा था और केवल सोवियत संघ के साथ की गई संधि ही वह ढाल थी जो भारत को खुलकर सांस लेने की जगह दे रही थी। लेकिन यह ढाल भी तभी काम करती जब भारत अपने निर्णयों को लेकर स्पष्ट होता। इंदिरा गांधी जानती थी कि युद्ध की घोषणा करना आसान होता है, लेकिन युद्ध के परिणाम पीढ़ियों तक चलते हैं। और इसी कारण उन्होंने दुनिया भर की राजधानियों में जाकर यह स्पष्ट किया कि भारत किसी जमीन के लिए नहीं बल्कि एक मानवीय आपदा को रोकने के लिए खड़ा हो रहा है। हालांकि दुनिया यह सुनने के लिए तैयार नहीं थी। 3 दिसंबर 1976 की रात, जब उत्तर भारत के आसमान में सामान्य से ज्यादा सन्नाटा था, तभी पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेसों पर अचानक हमला कर दिया। और वह हमला केवल बमों का नहीं था, बल्कि उस भ्रम का था जिसमें पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व यह मान बैठा था कि भारत दबाव में झुक जाएगा। यह वही क्षण था जब कूटनीति की भाषा खत्म हुई और युद्ध ने अपनी असली आवाज में बोलना शुरू किया। दिल्ली में आपात बैठक बुलाई गई और इंदिरा गांधी ने बिना किसी हिचक के तीनों सेनाओं को पूरी स्वतंत्रता देते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब भारत रक्षात्मक नहीं बल्कि निर्णायक रणनीति अपनाएगा। क्योंकि यह युद्ध लंबा नहीं होना चाहिए था, इसे सटीक, तेज और अंतिम होना था। पूर्वी मोर्चे पर कमान संभाल रहे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की योजना साधारण नहीं थी, लेकिन स्पष्ट थी। क्योंकि उनका मानना था कि ढाका को अलग थलग कर देना, आपूर्ति लाइनों को काट देना और स्थानीय समर्थन को अपने पक्ष में लेना ही इस युद्ध को कम रक्तपात के साथ समाप्त कर सकता है। मुक्ति वाहिनी के लड़ाके, जो कल तक छात्र, किसान और शिक्षक थे,
अब भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और यह दृश्य स्वयं में इस युद्ध की नैतिक जीत का संकेत था, क्योंकि भारत अकेले नहीं लड़ रहा था, लोगों के साथ खड़ा था जिनकी आवाज को दबा दिया गया था। इसके विपरीत पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व भ्रम और अहंकार के बीच फंसा हुआ था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डर और हिंसा से नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। लेकिन वे यह समझने में असफल रहे कि जब किसी समाज से उसकी पहचान छीन ली जाती है, तब वह हार मानने के बजाय टूटकर विद्रोह करता है। भारतीय सैनिकों की यूनिट, जिसमें वह अधिकारी भी शामिल था, अब सीमा पार करने की तैयारी में थी। और यह तैयारी केवल हथियारों की नहीं थी, बल्कि मन की थी, क्योंकि हर सैनिक जानता था कि आगे जो है वह इतिहास है और इतिहास गलती माफ नहीं करता। रेडियो पर युद्ध की खबरें तेज होती जा रही थीं। पश्चिमी मोर्चे से लोंगेवाला की चर्चा शुरू हो चुकी थी, समुद्र से नौसेना की हलचल की खबरें आ रही थीं और पूरे भारत में यह भावना फैल चुकी थी कि यह लड़ाई केवल सीमाओं की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे वह अधिकारी अपने नक्शों को देखता रहा, क्योंकि उसे पता था कि अगली सुबह जब सूरज उगेगा, तब यह युद्ध केवल समाचार नहीं रहेगा, वह जमीन पर सांस लेता हुआ सच बन जाएगा। और उसी सच के भीतर भारत को जीतना होगा, न केवल हथियारों से, बल्कि अपने इरादों की स्पष्टता से। और ठीक इसी बिंदु पर, जब इतिहास ने अपनी सांस रोक ली थी, युद्ध ने पहला कदम आगे बढ़ा। जब युद्ध ने पूरी तरह अपनी पकड़ बना ली, तब यह केवल सीमाओं पर चलने वाली गोलियों की आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसे संघर्ष का आरंभ था जिसमें समय, निर्णय और साहस तीनों एक साथ परीक्षा दे रहे थे। क्योंकि भारत ने जिस क्षण निर्णायक कार्रवाई का रास्ता चुना, उसी क्षण उसने आधे अधूरे जवाबों और लंबे खिंचते युद्ध की संभावना को भी ठुकरा दिया था। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना की टुकड़ियां तेजी से आगे बढ़ने लगीं, और यह बढ़त केवल संख्या की नहीं थी, बल्कि सोच की थी। क्योंकि जहां पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व अब भी बड़े शहरों और प्रतीकात्मक ठिकानों पर अटका हुआ था, वहीं भारतीय कमान का ध्यान संचार, आपूर्ति और मनोबल तोड़ने पर था, ताकि युद्ध दुश्मन के लिए बोझ बन जाए, न कि वीरता का मंच। उस भारतीय अधिकारी की यूनिट को एक ऐसे क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जहां नदियां, दलदली जमीन और टूटे हुए पुल तीनों मिलकर दुश्मन से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते थे। लेकिन यही वह इलाका था जहां भारतीय सेना की योजना सबसे ज्यादा असर दिखा सकती थी, क्योंकि यहां तेजी, समन्वय और स्थानीय समर्थन की अहमियत किसी भी भारी हथियार से ज्यादा थी। मुक्ति वाहिनी के लड़ाके आगे आगे चलते थे, रास्ते पहचानते हुए, गांवों के भीतर छिपे डर और उम्मीद दोनों को साथ लेकर, और उनके पीछे भारतीय सैनिक एक ऐसी अनुशासनबद्ध लय में बढ़ते थे जो यह साफ कर देती थी कि यह कोई बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित मुक्ति अभियान है। हर मुठभेड़ में पाकिस्तानी सैनिकों की रणनीति एक जैसी थी: डर पैदा करना, बेतरतीब गोलाबारी करना और नागरिक इलाकों को ढाल की तरह इस्तेमाल करना। लेकिन यही रणनीति धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही थी, क्योंकि भारतीय कमान ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी, चाहे इसके लिए गति थोड़ी कम ही क्यों न करनी पड़े। युद्ध के बीच बीच में दिल्ली से आने वाले संदेश यह स्पष्ट करते थे कि इंदिरा गांधी इस लड़ाई को केवल सैन्य विजय के रूप में नहीं देख रही, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय बयान के रूप में गढ़ रही थी, जहां हर कार्रवाई को इस तरह अंजाम दिया जाना था कि दुनिया के सामने भारत की नैतिक स्थिति पर कोई सवाल ना उठे, भले ही दुश्मन हर सीमा पार कर रहा हो। उसी समय पश्चिमी मोर्चे से आने वाली खबरें युद्ध के दूसरे चेहरे को दिखा रही थीं, क्योंकि लोंगेवाला जैसे मोर्चों पर सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी बख्तरबंद टुकड़ियों को रोक दिया था। और ये खबरें पूर्वी मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों के लिए किसी ईंधन से कम नहीं थीं, क्योंकि वे समझने लगे थे कि यह युद्ध अलग अलग नहीं, बल्कि एक साझा लय में लड़ा जा रहा है। समुद्र में भारतीय नौसेना ने जब कराची के पास निर्णायक प्रहार किया, तब यह केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक झटका था, क्योंकि पाकिस्तान का यह भ्रम टूटने लगा था कि उसकी नौसैनिक शक्ति उसे सुरक्षित रख सकती है। और इसी झटके का असर जमीन पर खड़े कमांडरों की निर्णय क्षमता पर साफ दिखाई देने लगा था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व, विशेषकर लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी, अब उन रिपोर्टों से घिरता जा रहा था जो मैदान की वास्तविकता से बिल्कुल उलट थीं, क्योंकि जमीनी कमांडर सच्चाई बताने से डर रहे थे और ऊपर बैठे लोग सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और यही वह बिंदु था जहां व्यवस्था भीतर से टूटना शुरू हो जाती है।
भारतीय अधिकारी की यूनिट को जब एक महत्वपूर्ण संचार केंद्र पर कब्जा करने का आदेश मिला, तब यह स्पष्ट था कि यह कार्रवाई पूरे क्षेत्र की गति बदल सकती है, क्योंकि एक बार यह केंद्र हाथ से निकल गया तो पाकिस्तानी टुकड़ियां न केवल एक दूसरे से कट जाएंगी, बल्कि उनका मनोबल भी बिखर जाएगा। और इसी लक्ष्य के साथ वह रात में आगे बढ़े। कार्रवाई तेज थी, लेकिन अराजक नहीं, क्योंकि हर सैनिक जानता था कि उसे कहां रुकना है, कहां बढ़ना है और कहां गोली चलानी है। और जब पहली मुठभेड़ शुरू हुई, तब अंधेरे में चमकती गोलियों के बीच भी यह साफ था कि अनुशासन डर से बड़ा होता है। पाकिस्तानी सैनिकों ने बेतहाशा गोलाबारी की, लेकिन जब उन्हें पीछे हटना पड़ा, तब पहली बार यह साफ दिखाई दिया कि यह युद्ध उनके नियंत्रण से निकल रहा है, क्योंकि वे न तो जमीन को थाम पा रहे थे और न ही अपनी ही रणनीति को समझ पा रहे थे। उसी रात जब संचार केंद्र भारतीय नियंत्रण में आ गया, तब यह केवल एक सामरिक जीत नहीं थी, बल्कि उस बड़े घेरे की पहली मजबूत कड़ी थी जो धीरे धीरे ढाका के चारों ओर कसता जा रहा था। और यह एहसास अब दुश्मन की पंक्तियों में भी फैलने लगा था। मुक्ति वाहिनी के लड़ाके अपने गांवों की ओर बढ़ते भारतीय सैनिकों को देखते हुए पहली बार खुलकर सांस ले पा रहे थे, क्योंकि अब डर की जगह उम्मीद ने लेनी शुरू कर दी थी। और यही वह क्षण था जब यह युद्ध केवल भारत की जीत नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की मुक्ति का प्रतीक बनने लगा। पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व ने इस स्थिति से निकलने के लिए कठोर आदेश जारी किए, लेकिन ये आदेश अब जमीन पर असर नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि सैनिक जानते थे कि वे किसके लिए और क्यों लड़ रहे हैं। और जब यह सवाल साफ न रहे, तब बंदूक केवल बोझ बन जाती है। जैसे जैसे भारतीय टुकड़ियां आगे बढ़ती गईं, वैसे वैसे ढाका के चारों ओर घेरा कसता गया और युद्ध की गति अब इतनी तेज हो चुकी थी कि हर नया दिन पिछले दिन से बड़ा साबित हो रहा था, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह लड़ाई लंबी नहीं चलेगी। इसे या तो अभी खत्म होना है या पूरी व्यवस्था को साथ लेकर गिरना है। और ठीक इसी मोड़ पर, जब मैदान में भारत की बढ़त और दुश्मन की भ्रमित स्थिति एक दूसरे से टकरा रही थी, इतिहास धीरे धीरे अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ने लगा, जहां निर्णय केवल हथियारों से नहीं, बल्कि हौसले और स्वीकारोक्ति से लिखा जाना था। दिसंबर की ठंडी सुबह अब पूर्वी पाकिस्तान में अलग तरह से उतरने लगी थी, क्योंकि जिस ढाका को कभी शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक समझा जाता था, वही शहर अब धीरे धीरे एक ऐसे घेरे में सिमट रहा था जहां हर सड़क, हर पुल और हर संचार लाइन इस बात की गवाही दे रही थी कि युद्ध केवल आगे बढ़ रहा है, पीछे लौटने का रास्ता अब मौजूद नहीं है। भारतीय सेना की टुकड़ियां जो दिनों से तेज और सटीक गति से आगे बढ़ रही थीं, अब ढाका के बाहरी इलाकों पर पहुंच चुकी थीं। और यह बढ़त केवल जमीन पर दिखाई देने वाली सैन्य स्थिति नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी था, जो दुश्मन की हर सोच, हर आदेश और हर निर्णय को भीतर से खोखला कर रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की रणनीति अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी, क्योंकि उनका उद्देश्य स्पष्ट था। ढाका पर सीधा हमला नहीं, बल्कि ऐसा घेरा बनाना जिसमें लड़ाई की इच्छा ही समाप्त हो जाए, ताकि शहर, नागरिक और भविष्य तीनों को अनावश्यक विनाश से बचाया जा सके। और यही वह दृष्टि थी जिसने इस युद्ध को क्रूरता से ऊपर उठाकर इतिहास की कसौटी पर खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व, विशेषकर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी, अब उन रिपोर्टों से घिरा हुआ था जिनमें जीत के कोई संकेत नहीं थे, क्योंकि जमीनी हकीकत और कागजी दावे अब एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशाओं में खड़े थे। और जिस नियंत्रण का भ्रम महीनों तक सत्ता को आश्वस्त करता रहा था, वह अचानक पूरी तरह बिखर चुका था। ढाका के भीतर सैनिकों का मनोबल टूट रहा था, क्योंकि उन्हें यह स्पष्ट दिखने लगा था कि न तो बाहरी मदद आने वाली है और न ही समय उनके पक्ष में है। और जब युद्ध में समय दुश्मन बन जाए, तब बंदूकें भी बोझ महसूस होने लगती हैं। उसी समय भारतीय टुकड़ियों में एक अलग तरह की शांति दिखाई दे रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह युद्ध अब अपने अंत के करीब है। और यही वह क्षण था जहां अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जीत के ठीक पहले की लापरवाही इतिहास की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। दिल्ली में इंदिरा गांधी लगातार स्थिति की निगरानी कर रही थीं और उनके निर्देश स्पष्ट थे। कोई अनावश्यक आक्रामकता नहीं, कोई ऐसा कदम नहीं जो इस युद्ध की नैतिक बढ़त को कमजोर करे, क्योंकि भारत केवल जीतना नहीं चाहता था, वह यह भी चाहता था कि दुनिया देखे कि शक्ति का उपयोग किस तरह जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। जैसे जैसे भारतीय सेना का घेरा कसता गया, वैसे वैसे ढाका के भीतर
नागरिकों के बीच यह बात फैलने लगी कि लड़ाई अब समाप्त होने वाली है, और यह खबर डर के बजाय राहत लेकर आई, क्योंकि महीनों से हिंसा के साए में जी रहे लोगों के लिए शांति अब एक वास्तविक संभावना बन चुकी थी। पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय में तनाव अपने चरम पर था, क्योंकि हर नया संदेश पिछली उम्मीद को तोड़ देता था। और जब अंततः यह स्वीकार किया गया कि स्थिति अब सैन्य समाधान से बाहर निकल चुकी है, तब इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे नकारना संभव नहीं था। 16 दिसंबर 1971 की सुबह ढाका के रेसकोर्स मैदान पर माहौल असामान्य रूप से शांत था, क्योंकि जहां आमतौर पर सत्ता अपने प्रतीकों के साथ दिखाई देती है, वहां उस दिन केवल थकान, स्वीकारोक्ति और इतिहास का बोझ मौजूद था। और यही वह क्षण था जब युद्ध ने अपने सबसे निर्णायक शब्द बोले, बिना किसी गोली के। भारतीय कमान की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा उपस्थित थे और पाकिस्तानी पक्ष से लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी। और जब आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए, तब यह केवल दो अधिकारियों के बीच की औपचारिकता नहीं थी, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था, जिसमें लगभग 83,000 सैनिकों ने हथियार रख दिए। उस क्षण मैदान में मौजूद भारतीय सैनिकों के चेहरों पर कोई उन्माद नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यह जीत केवल युद्ध की नहीं, बल्कि एक विचार की है, जहां ताकत ने संयम के साथ और रणनीति ने मानवीय दृष्टि के साथ काम किया था। पूर्वी पाकिस्तान का अंत उसी पल हो गया, और उसी क्षण एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ, जो केवल भूगोल का परिवर्तन नहीं था, बल्कि उस संघर्ष का परिणाम था जिसमें आवाज को दबाया नहीं जा सका। भारतीय सैनिकों की टुकड़ियां अब शहर के भीतर प्रवेश कर रही थीं, लेकिन यह प्रवेश विजेताओं की तरह नहीं, बल्कि संरक्षकों की तरह था, क्योंकि उनके आदेश स्पष्ट थे: शांति बनाए रखना, नागरिकों की रक्षा करना, और यह सुनिश्चित करना कि युद्ध का अंत हिंसा के एक और अध्याय से न जुड़ जाए। दिल्ली में जब आधिकारिक पुष्टि पहुंची, तब इंदिरा गांधी ने इसे किसी व्यक्तिगत उपलब्धि की तरह प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि राष्ट्र के सामूहिक साहस और अनुशासन की जीत बताया, क्योंकि यह युद्ध केवल सेना ने नहीं, बल्कि पूरे देश ने अपने धैर्य और स्पष्टता से जीता था। पाकिस्तान के भीतर यह आत्मसमर्पण केवल एक सैन्य हार नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था की विफलता का प्रमाण था जिसने बल को नीति और डर को शासन समझ लिया था। और यही कारण था कि यह हार हथियारों से ज्यादा सोच की हार बन गई। जैसे जैसे दिन ढलता गया, ढाका की सड़कों पर धीरे धीरे जीवन लौटने लगा, और यह दृश्य इस युद्ध का सबसे बड़ा उत्तर था, क्योंकि जहां पहले डर था, वहां अब उम्मीद ने जगह ले ली थी। और यही वह अंत था जो किसी भी युद्ध को अर्थ देता है। भारतीय सैनिकों के लिए यह युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन इतिहास के लिए यह एक नई शुरुआत थी, क्योंकि 1971 केवल एक तारीख नहीं बनकर रह गया था, वह इस बात का प्रमाण बन गया था कि जब राजनीति, रणनीति और नैतिकता एक साथ खड़ी हों, तब जीत केवल संभव नहीं होती, वह अवश्यम भावी हो जाती है। और इसी के साथ युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन उसकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक यह याद दिलाती रहेगी कि कुछ लड़ाइयां जमीन के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए लड़ी जाती हैं।